दिल्ली नगर निगम विधेयक लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से पास हो गया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है, इसलिए ध्वनि मत से ये पास हुआ है। और इसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली का नक्शा अब बदलने वाला है। इस विधेयक में जो संशोधन किया गया है उसके तहत दिल्ली की जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद फिर नगर निगम के चुनाव कराए जाएंगे और इस सारी प्रक्रिया में लगभग 3 साल लगेंगे। तब तक केंद्र सरकार इसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को, चाहे वो सेवानिवृत्त हो या अभी कार्यरत हो, उसको पूरी दिल्ली के नगर निगम का प्रमुख बनाकर वो रखेंगे और 3 साल तक, जब तक ये परिसीमन होना है या जनगणना होनी है, तब तक ये आईएएस अधिकारी पूरे कार्यकाज को देखेंगे और 3 साल बाद इसका पुनर्गठन होगा। और आपको बताएं, वर्तमान में 274 पार्षदों की सीटें हैं, जिसको घटाकर इस संशोधन में कहा गया है कि उसको 250 किया जाए, यानी 24 सीटें कम की जाएंगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जो राज्यसभा में अमित शाह जी ने जवाब देते हुए कहा विपक्ष का, उन्होंने कहा कि जब 2011 में शीला दीक्षित की दिल्ली में सरकार थी तो उस समय एक पूरा नगर निगम था दिल्ली का, उसको 3 भागों में बांटा गया था, तो उसके लिए कोई ठीक से विचार नहीं किया गया, विपक्ष से चर्चा नहीं की गई और आनन फानन में बंटवारा कर दिया गया। वो बंटवारा ठीक नहीं था, उससे खर्चे बढ़े और जो राज्य की सरकार है कई बार उनका आपस में टकराव रहा और 3 नगर निगम बनाए, उनका कई बार उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया भी किया गया, अगर अलग अलग पार्टी के लोग उसमें शासन कर रहे हैं। और इसीलिए जरूरत है, क्योंकि दिल्ली वो जो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और इसलिए यहां काम ठीक से चले, इसको देखने के लिए एक ही व्यक्ति उसका इंचार्ज रहे, जिम्मेदार रहे, ये जरूरी था। और इसलिए हमने अमेंडमेंट किया है, क्योंकि जिस समय ये बंटवारा किया गया था उस समय 9 जिले थे, आज 11 जिले हो गए हैं, यानी जनसंख्या बढ़ी है, हालात बदले हैं और समय की ये पुकार है। जिस तरह से पिछले दिनों देखने में आया कि दिल्ली नगर निगम के जो तीनों नगर निगम 3 में बांटा गया, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उसमें हमने कई बार ऐसी खबरें सुनी थी कि नगर निगम के कर्मचारियों के अब वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो अध्यापक हैं उनकी शिकायत थी कि उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, विद्यालयों की स्थितियां खराब हैं, एमसीडी के अंदर आने वाले अस्पतालों में अव्यवस्था है, इस तरह की शिकायत आती थी और केंद्र चाहते हुए भी उनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कानून बीच में बाधक था। अब जब ये एक कर दिया गया है तो उनकी जवाबदेही तय होगी और 3 साल तक तो कम से कम केंद्र सरकार, इस सारी व्यवस्था को केंद्र सरकार इनडायरेक्टली देखेगी और इसमें राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। चाहे तो यहां जो नगर निगम का प्रमुख अधिकारी तय किया जाएगा, एक आईएएस अधिकारी, उसकी नियुक्ति में भी इस संशोधन जो विधेयक है इसमें यह प्रावधान है कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार नहीं करेगी, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि गृह मंत्रालय के अधीन अमित शाह जी का जो मंत्रालय है वो इसको देखेगा और उन्हीं के तहत वो नियुक्ति किसी आईएएस वरिष्ठ अधिकारी की करेंगे। वहीं से कार्मिक जो है वो कार्मिक मंत्रालय इस काम को देखेगा और नियुक्ति होगी, उसके बाद इसमें कोई इंटरफेयर राज्य सरकार का नहीं होगा। इसी परिसीमन में और जनगणना में ये सारी चीजें होंगी। दूसरी तरफ जो शिकायतें हैं वो लोगों की भी शिकायत है, कर्मचारियों की भी शिकायत है, इसके लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और वो जो अमित शाह जी हैं उन्होंने बाकायदा सदन में बोलते हुए कहा कि जो भी हमें जरूरी काम लगेगा कि इसको ठीक करने में जो व्यवस्थाएं हैं, जो अधिकारियों की शिकायत है, जो लोगों की शिकायत है, उसको दूर करने के लिए हम उसके लिए एक्शन लेंगे। और 3 साल बाद फिर जब ये देखा जाएगा, उसके बाद जब परिसीमन पूरा हो जाएगा, 250 वार्डों में विभाजित कर दिया जाएगा, उसके बाद यहां चुनाव कराए जाएंगे। आज की स्थिति यह है कि आज यहां तीनों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है, कुल जो है यहां पे अभी आपको बताएं, पिछले चुनाव में 138 सीटें थी, 2017 में वो बढ़कर के 181 हुई। आप पार्टी के पास 49 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो 31 हैं। यानी अब आप देख सकते हैं
कि जो अभी तक है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और एक तरह से अगर मैं कहूं इसको दूसरी भाषा में कि भारतीय जनता पार्टी के ही 3 मेयर हैं, और वो तीनों मेयर अपने हटाकर वहां एक आईएएस अधिकारी को बिठा रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये दिल्ली के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में साफ सफाई का मुद्दा हो या दिल्ली में स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हमने देखा है कि कई बार इस तरह के टकराव सामने आए हैं राज्य के और नगर निगम के। तो इन सब बातों को देखते हुए, शिकायत को देखते हुए, ये विधेयक पास होना बड़ा जरूरी था, इस पर काम होना बड़ा जरूरी था। और थोड़ा सख्त लहजे में जब अमित शाह जी ने इसमें बोला है, क्योंकि जो विपक्ष है वो इसमें कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे थे, कुछ पार्टी वाले, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सुधार के लिए सरकार अगर कोई चीज देखती है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें केंद्र सरकार का अधिकार बनता है और ये कानूनन है, इसमें कोई किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। जहां भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए, वहां की सुविधाओं के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, उसके लिए जब सारा फंड केंद्र देता है अलग से, तो सुधार के जो नियम कायदे कानून हैं उसको बनाने का, बदलने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और यहां आपको यह भी बता दूं कि इस समय दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है, और इसलिए कोई भी विधेयक हो वो ध्वनि मत से चाहे तो भारतीय जनता पार्टी पास करा सकती है, और इसी का लाभ इस विधेयक को मिला है। इसके साथ ही और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इस समय पास होने हैं जो लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। इसमें एक सबसे ज्यादा जो देश के हित का विधेयक है वो है अपराधी पहचान विधेयक। इस पर भी अमित शाह जी ने विस्तृत चर्चा की, लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई, और ये भी अब अगले 1-2 दिन के अंदर जब विधेयक पास हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इसके अंदर, इस विधेयक के अंदर जो अपराधी हैं, वो किसी भी केस में कोई अपराधी अगर पकड़ा जाता है, कोर्ट से, न्यायपालिका से, न्यायालय से उसको सजा मिलती है, तो जेल भेजने के पहले उसके ब्लड के नमूने लिए जाएंगे, उसके पूरे शरीर की पहचान, लिखावट की पहचान उसकी सारी रखी जाएगी, 7-8 उसकी पहचान, वो रिकॉर्ड सारा कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और वो सेंट्रलाइज रहेगा। अभी कोई केरल का अपराधी है, वो केरल की सजा काटने के बाद, छूटने के बाद, जमानत पर छूटने के बाद भाग करके भारत के किसी और हिस्से में रह जाए और वहां फिर अपराध करे और उसको पकड़ लिया जाए, तो उसको ट्रेस करना असंभव है अभी तो कि केरल में इसकी पहली हिस्ट्री क्या थी, नहीं पता लग पाता। और इसी का लाभ ये जो अपराधी हैं ये उठाते रहे हैं, और इसलिए कई अंतरराज्यीय जो है अपराधी इस तरह का अपराध एक दूसरे राज्यों में करते हैं। अब वो नामुमकिन होगा। अमित शाह जी का जो प्लान है इस विधेयक के तहत, सारे अपराधियों का डाटा अब सेंट्रल होगा, एक केंद्रीकृत होगा, और जब ये केंद्रीकृत एजेंसी के पास रहेगा तो कोई भी, किसी को भी जब कोई पकड़ा जाएगा, उसका केवल एक उंगलियों के निशान या आंखों के रेटिना, उसके बल पर उसके बारे में पूरी हिस्ट्री पता लग जाएगी। ये आदमी कब कब, किन किन केस में, कहां कहां जेल में बंद रहा है, कौन कौन सी सजाएं इसको बुली है। उसके कारण से अब कोर्ट में भी और मजबूती के साथ जो सरकार है उसको अपना पक्ष रखने में सहायता मिलेगी, क्योंकि अपराधी कई बार सबूत और गवाहों के आधार पर वो ना होने के कारण छूट जाते हैं। जब ये एविडेंस सरकार के तरफ रहेगा, सरकार के पास रहेगा, तो कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति अब आसानी से छूटने वाला नहीं है। तो इस बातों को देखते हुए ये जो विधेयक है, बड़ा विधेयक ये भी पास होने वाला है। और एक बात हम समझ सकते हैं कि जो भी देश हित के मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार इसी तरह के काम कर रही है, और एक के बाद एक इसी तरह के विधेयक वो पास करती है। पिछली बार जब बजट सत्र था उसमें भी रिकॉर्ड बनाया था, और रात के 12-12 बजे तक भी सदन की कार्रवाई चली थी। इसको लेकर के पूरे विश्व में एक सराहना हुई थी कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, वाकई में इस तरह का काम 70 सालों की सत्ता जब कांग्रेस पे थी वो नहीं कर पाई, जो मोदी जी ने अभी 8 साल के अंदर कर दिया है। तो एक तरह से नीयत साफ है, और सब मोदी सरकार का जो काम है उससे पता लग रहा है कि देश हित के कोई भी मुद्दे हो उसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता मोदी सरकार करने के मूड में कतई नहीं है। और ऐसे बीच में कोई बाधा बनेगा तो उन बाधाओं को भी दूर करने का काम
अमित शाह जी अपने तरीके से करते हैं, वो भी अमित शाह जी ने बहस के दौरान बता दिया है। वंदे मातरम।